फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर आप नीट 2023 की एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी देखना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेके और यही आपका पहला स्टेप है इस एग्ज़ाम की सक्सेस की तरफ। तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं बेटा। ऑब्वियसली या तो आपने पहले एग्ज़ाम दिया है और आप इस साल ड्रॉप करने वाले हो, या फिर आप अभी 12th में हो। तो दोनों ही केस में आप इस एग्ज़ाम में जो सक्सेस आपको मिलने वाली है वो डिपेंड करती है कि आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, आपके जो स्टडी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली। और इस लेक्चर में हम कोई बड़ी बातें नहीं करने वाले बेटा, कोई भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं। मैं सिंपल आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, और आपकी नहीं, हर एक स्टूडेंट की जो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है जाने अनजाने में, वो ये फॉर्मूला यूज करता है। राइट। तो 2 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज़ बिलीफ। अगर आपको बिलीफ है, उन जो बच्चे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनके बिलीफ को कोई हिला नहीं सकता। ना कोई टीचर हिला सकता, ना किसी की नेगेटिव टॉक हिला सकती है, ना ही कोई नेसेयर्स कि तुम नहीं कर पाओगे, उसने ऐसा किया था, उसने 4 साल से प्रिपरेशन की, उसका नहीं हो पाया, बहुत इंटेलिजेंट था। ये सब फालतू की बकवास किसी तरह से उनके बिलीफ को नहीं हिला पाती है। उनका बिलीफ सिस्टम हिमालय की तरह स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है ना, हिमालय की तरह रहता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, उनका भरोसा होता है कि हाँ हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। इस बात को वो बिल्कुल अंदर से, मन से मानते हैं। और ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कैसे होता है? ये बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है जब वो स्मार्ट हार्डवर्क करते हैं। स्मार्ट हार्डवर्क का मतलब क्या हो गया कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है जो जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल वो बच्चा सेलेक्ट होगा, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलो देखते हैं इस फॉर्मूले को जिसने बहुत सारे बच्चों को सक्सेसफुल बनाया है। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है कि आपका नीट 2023 एग्ज़ाम अभी से करीब, ये अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर की शुरुआत है, तो करीब 7 महीने दूर है। अगर आप मई में होगा तो करीब 7 महीने का टाइम हो गया हमारे पास में। तो ये आप ड्रॉपर हैं चाहे तो, या फिर आप 12th में हैं, फ्रेशर हैं, दोनों के लिए ही आपके लिए काम की स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल एक फॉर्मूला है और सक्सेस आपको श्योर शॉट मिलेगी। राइट। क्या है कि आपको एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा। जैसे बायो में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, पूरा पेपर आपका ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से होता है। ठीक है। केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारा पेपर आपका एनसीईआरटी से होता है। उसके साथ में फिजिक्स में भी आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स आपके कहाँ मिलेंगे? एनसीईआरटी में मिलेंगे। बिल्कुल। उसके साथ में रेफरेंस बुक, आपकी कोई भी टॉपिक उठाइए, आपके कितने हैं? करीब 30 चैप्टर केमिस्ट्री में है, 30 चैप्टर करीब फिजिक्स में है, और आपके 38 चैप्टर्स करीब किस में है? बायो में है। राइट। तो आप उनमें भी टॉपिक वाइज उठाइए, आप उस चैप्टर को और उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, किससे? एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिए। उसके साथ में रेफरेंस बुक आपने कोई भी रखी हुई है, जैसे फिजिक्स में आपने साथ में रेफरेंस बुक HC वर्मा अच्छी बुक है वो रखी हुई है, किसके लिए? और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के लिए। HC वर्मा के बेटा ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि आपको कितनी फिजिक्स आती है, ये चीज़ चेक करते हैं ना। तो आई वुड रिकमेंड कि HC वर्मा के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है उनको एनसीईआरटी के साथ में आप ज़रूर रखिएगा। अच्छा, तो ये जो है आपके पास में एनसीईआरटी आपने रीड की, रेफरेंस बुक की, इसके साथ में जो जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप वीडियो लेक्चर्स को, किसी भी टीचर के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, और साथ में अगर आप 12th में अभी अब स्कूल जा रहे हो तो आप अपने टीचर को फॉलो कर रहे हो। राइट। आपके टीचर ने जो 11th में पढ़ाया, आपके टीचर ने जो 12th में पढ़ाया बेटा, वो करना है। तो ये हमारा, जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमारी उस टॉपिक पर क्या आ जाती है? पकड़ आ जाती है ना, हम वो टॉपिक हमें क्लियर हो जाता है। राइट। तो उसके बाद में जैसे आपने टॉपिक क्लियर किया, तो उसके बाद में फिर आपको MCQ करने हैं किसी भी अच्छी बुक से। जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स की आपकी HC और माँ के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 बहुत कम क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन बहुत बेसिक्स हैं।
अगर वो क्वेश्चन आप बिना देखे, बिना किसी हेल्प के सोल्व कर पा रहे हो, तो यकीन मानो कि आपके क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे ही आपकी दूसरी जो बुक रहेगी आपकी, बिल्कुल बायो में भी बहुत ज़रूरत है आपको MCQ करने के, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़रूरत है। और यही मतलब स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है, आप सीधे MCQ करने मत बैठना, आपको पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं किसी भी टॉपिक के। मैं किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें उसके बाद में MCQ करने हैं, उसके साथ में PYQ करने हैं आपके लास्ट 20 to 30 ईयर्स। देखो बायो में आपको ऑब्वियसली मतलब जितने ज़्यादा PYQ करेंगे, क्वेश्चंस आपके होने की संभावनाएं उतनी ही होगी, आपकी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी। ये वाला जो पोर्शन है ये बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे मिस करते हैं, लेकिन जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो इस पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं, बहुत समय देते हैं इसको और अच्छे से मतलब करते हैं। MCQ भी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, साथ में PYQ भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट 20 to 30 ईयर्स के PYQ आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ जैसे लास्ट जैसे फिजिक्स का है, फिजिक्स में आप कितना लास्ट 20 ईयर्स तक ही करो, लेकिन बायो में आपको 30 ईयर्स तक करने पड़ेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बायो में आपके फिर वही क्वेश्चन आपके थोड़े रिपीट भी होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि, और ये टेस्ट हो जाएगा कि आपको टॉपिक कितने आते हैं, कितने लर्न हुए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। इसके साथ में जैसे ही आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है तो आप मॉक टेस्ट के लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। जैसे इस टाइम पर जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आपने किसी कोचिंग से कोई टेस्ट सीरीज ली होगी या कोई भी आपके जो स्कूल से होते होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, अगर आप स्कूल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो वहाँ से आपको मॉक टेस्ट देने हैं बेटा। अगर नहीं ज्वाइन कर रखा तो कोई ना कोई कोचिंग की आप मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले। तो आप मॉक टेस्ट जैसे देंगे तो आपको मॉक टेस्ट और ये PYQ करेंगे और MCQ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, राइट। मतलब जैसे मॉक टेस्ट दे के आएंगे तो आपको एनालाइज करना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कैसे कैसे, उनमें कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपके कैलकुलेशन वाला पार्ट गलत हुआ है या फिर आपका जो थियरी वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, राइट। तो ये सब एनालिसिस करेंगे आप, और MCQ और PYQ के बेस पर भी यही सेम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। और ये एनालिसिस करके आपको वीक टॉपिक जो आपके हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं कि मैं इन टॉपिक्स में वीक हूँ। क्या करना है, कब पता चलेगा, जब आप PYQ करेंगे, MCQ करेंगे तो आपके वहीं से बार बार गलतियाँ वहीं से होंगी, उन्हीं टॉपिक से बार बार गलतियाँ होंगी। जब मॉक टेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी आपकी वहीं पर वही टॉपिक से आपको गलतियाँ, मतलब वहाँ पर ही गलती करते नजर आओगे आप। तो इसके इनका MCQ करना, PYQ करना और उसके बाद में मॉक टेस्ट करने के बाद में आपको मतलब इसके साथ में भी एनालिसिस करते हैं ना। देखो यहाँ से मैंने एरो बना रखा है, इसका मतलब कि MCQ और PYQ करने के बाद में आप एनालिसिस करेंगे कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, उन टॉपिक्स को, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। ऐसे ही मॉक टेस्ट करने के बाद में भी आपको क्या करना है, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। और ये करने के बाद में आपको वापस बैक टू बेसिक्स, कहाँ पे, NCERT प्लस आपकी रेफरेंस बुक। इसका मतलब क्या हो गया कि वो टॉपिक जब आपसे MCQ नहीं हो रहे, PYQ नहीं हो रहे और आप उन्हीं टॉपिक्स में आप मॉक टेस्ट में गलतियाँ कर रहे हैं, अच्छा ये टॉपिक्स बिल्कुल कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये सब चीज़ें होने वाली होंगी और बार बार होंगी। हर मॉक टेस्ट में आपको वही गलतियाँ होंगी, हर एक उसके PYQ में उस टॉपिक के वही गलतियाँ होंगी, उसी तरह की गलतियाँ होंगी बेटा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये मेरा वीक टॉपिक है। अब उस वीक टॉपिक को वापस हमें कहाँ से, NCERT से। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में क्लियर नहीं है, राइट। तो हमें वापस NCERT की हेल्प लेनी है, रेफरेंस बुक जो आपने रखी है उसकी हेल्प लेनी है, और जो भी आप टीचर से हेल्प लीजिए कि हाँ कि मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, टीचर से जाकर डिस्कस कीजिए। वीडियो लेक्चर्स में वापस आप जाइए, वीडियो लेक्चर सुनिए, है ना, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और फिर वापस उन्हीं टॉपिक्स के लिए, अब केवल उन्हीं टॉपिक्स के लिए आपको वापस MCQ और PYQ पे जाना है। फिर मॉक टेस्ट देंगे, है ना, मॉक टेस्ट वापस उठा के देखो उसमें कहाँ गलतियाँ हुई थी, अब क्या अब वो गलतियाँ क्लियर हो गई, वो गलतियाँ अब नहीं हो रही हैं, और फिर एनालिसिस करना है। ये प्रोसेस बेटा हर एक टॉपर और हर बच्चा जो एग्ज़ाम क्रैक करता है वो फॉलो करता है। अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन होगा, इस बात में किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है इसको करना, इसको फॉलो करना मुश्किल काम है। लेकिन आपने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है और आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम करना है और मुझे ये एग्ज़ाम होगा मेरे से, तो बिल्कुल फिर आप इसको फॉलो कर पाएंगे। तो मेरे ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के बस इसी स्ट्रेटजी लेक्चर में इतना ही,
और मेरी बेस्ट विशेष है आपके लिए कि आप ज़रूर सफल होंगे। जुट जाइए, स्टार्ट कीजिए काम, पढ़ाई शुरू कीजिए, प्रैक्टिस शुरू करना, पढ़ना, समझना, प्रैक्टिस शुरू करना, ध्यान रखना। कोई भी बच्चा हो सकता है जब रीड करता है उस टाइम पे उसका दिमाग एब्सेंट हो, लेकिन जब वो क्वेश्चन सोल्व करेगा बिना देखे ना और लिखेगा, तो उस टाइम पे उसको सोचना ही पड़ेगा। वो तभी कर पाएगा जब उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको है, उसका कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला सभी जो टॉपर्स होते हैं, सभी बच्चे जो एग्जाम क्रैक करते हैं, उनका मंत्र है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।